हेलो एवरीवन। सो आज हम एल्केन्स की कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एल्केन्स जो होते हैं दे गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये ऐसा क्यों देते हैं? बिकॉज दे आर फुल्ली सैचुरेट, ये फुल्ली सैचुरेट कंपाउंड होते हैं। ठीक है, फुली सैचुरेटेड मतलब ओनली सिंगल बॉन्ड होते हैं इसमें। तो जैसे कि एक एल्केन में लिख रहा हूँ RCH3। सो RCH3, इसको मैं ओपन करता हूँ RCH। सो इसकी रिएक्शन किसी ग्रुप G से मैं कराऊँ तो क्या होगा कि कोई एक सिग्मा बॉन्ड पहले ब्रेक होगा। मान लो दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय दिस G, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो RCH H एंड G प्लस H हो गया। तो हम एल्केन्स के रिएक्शन में क्या देखते हैं कि हमें किसी भी केस में यहाँ पर एडिशन नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है। और नेक्स्ट बात ये है कि सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड इज ब्रेकिंग, और दूसरा न्यू सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर न्यू सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। ओके, न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्स। तो अब जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, अगर ये सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, और इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, यानी कि स्टेबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो एनर्जी में रिलीज। बट एक्चुअल में एनर्जी जो एल्केन्स की रिएक्शन होती हैं इसमें अधिकतर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है बिकॉज दे आर ऑलरेडी सैचुरेटेड कंपाउंड एंड स्टेबल कंपाउंड्स। ठीक है, तो जो एल्केन्स की रिएक्शन होती हैं वो लाइट की प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में होती हैं। बट इस एनर्जी गैप को हम कम कर सकते हैं अगर जो नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। So first we will study halogenation of alkanes. Number one है halogenation. Halogenation of alkanes. Okay, halogenation of alkanes में जो रिएक्शन है, यानी कि कोई एल्केन RCH3 है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे हेलोजन X2 से। देन व्हाट विल हैपन, वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन RCH2X एंड प्लस जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है वो दूसरे हेलोजन से मिलकर के बना देगा HX। ठीक है, हेलोजन में F2, Cl2, Br2 और I2 हम ले सकते हैं। बट F2 बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इससे रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। Cl2 के साथ रिएक्शन कम स्पीड से होती है विद रिस्पेक्ट टू F2, एंड फिर Br2 एंड जो I2 है इसके साथ रिएक्शन वेरी स्लो होती है, वेरी स्लो। तो विथ Cl2 रिएक्शन इज टू वायलेंट टू बी कंट्रोल, इसलिए मेनली रिएक्शन हमको Cl2 और Br2 से पढ़ना होता है, और I2 से रिएक्शन कैसे होगी वो हम सीखेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, तो हेलोजिनेशन में सबसे पहले क्या सीखेंगे? रिएक्शन विथ क्लोरीन। सो हेलोजिनेशन में बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, तो वेरी फर्स्ट एल्केन में लेता हूँ CH4 प्लस Cl2। यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, या हाई टेम्परेचर आप लीजिए क्योंकि सिग्मा बॉन्ड आपको तोड़ना है।
CH3 सिग्मा बॉन्ड इज स्टेबल बॉन्ड प्लस HCl, करेक्ट। एंड जब एक स्टेप रिएक्शन होती है यानी कि वन हाइड्रोजन रिप्लेस बाय Cl2, तो इस स्टेप का नाम होता है मोनोक्लोरिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? मोनोक्लोरिनेशन। ओके। एंड फर्दर हम रिएक्शन करा सकते हैं CH3 Cl प्लस Cl2 एंड UV CH3 1H और रिप्लेस हो गया तो CH2 Cl2 प्लस HCl and again you will get CaCl3 plus HCl। Cl2 जब कराएंगे रिएक्शन UV लाइट से एंड फर्दर रिएक्शन होगी तो CCl4 प्लस HCl बन जाएगा और यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप होगी। एंड जो कंपाउंड बन रहा है ये मोनोक्लोनेशन से, ये बना है डाइक्लोनेशन से, यानी कि इसमें 2 बार क्लोनेशन कराया गया तब ये बना है। इसके बाद ट्राइक्लोनेशन से ये बना है और टेट्राक्लोनेशन से ये बना है। तो दीज कंपाउंड्स जो इनके नाम दे दूँ ABCD जो कंपाउंड्स हैं, दे हैव लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स, दे कैन बी इजीली सेपरेट, करेक्ट। इनमें जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट देखें तो CCl4 का बॉइलिंग पॉइंट हाई मॉलिकुलर मास होने की वजह से सबसे ज़्यादा है, फिर CaCl3 का है, फिर CaCl2 का है एंड देन CH3Cl का बॉइलिंग पॉइंट है, राइट। So they have large difference in boiling point, so they can be easily separated by fractional distillation method. Okay, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में काफ़ी डिफरेंस है। द क्वेश्चन यहाँ पे अराइजेज है, द क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है वो ये है कि हाउ टू कंट्रोल द रिएक्शन, हाउ टू कंट्रोल रिएक्शन, इस रिएक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए। कि तो कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हम इसको या तो पहले स्टेप में कंट्रोल कर सकते हैं या फिर लास्ट स्टेप में, किसी बीच के स्टेप में रोकना डिफ़िकल्ट है। तो अगर डिज़ायर प्रोडक्ट केवल मोनोक्लोरिनेशन है, यानी कि एक बार हमें केवल रिएक्शन करानी है, तो उसके लिए क्या करें कि टू गेट दिस प्रोडक्ट इन मेजर क्वांटिटी, तो हम क्या कर सकते हैं कि CH4 को आप एक्सेस में ले लीजिए, ठीक है। CH4 प्लस Cl2, टेक CH4 इन लार्ज एक्सेस, देन व्हाट विल हैपन, जो है वो रिएक्शन पहले स्टेप में ही रुक जाएगी प्लस HCl। तो सारे जो CH4 मॉलिक्यूल हैं वो सभी Cl2 से कोलाइड कर लेंगे और CH3Cl पर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। नो Cl2 मॉलिक्यूल लेफ्ट टू कैरी आउट रिएक्शन अगेन, ठीक है। सारे Cl2 मॉलिक्यूल पहले स्टेप में ही खत्म हो जाएंगे, तो यू विल गेट दिस एज ए मेजर प्रोडक्ट, है ना। ये आपका प्रोडक्ट मेजर मिलेगा और आपको C2Cl2 और CaCl3 ये सब प्रोडक्ट मिनिमम होंगे या फिर नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं Cl2 को एक्सेस में लेता हूँ तो इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टॉप एट दिस और दिस पोजिशन, यू फाइनली यू विल गेट CCl4, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनोक्लोरिनेशन कराना है तो क्या करना पड़ेगा। तो हम एल्केन्स को अगर एक्सेस में ले लें तो केवल पहला प्रोडक्ट ही मिलेगा हमको, क्लियर है। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ऑफ मोनोक्लोरिनेशन के, सम एग्जांपल्स। जैसे ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH3 और इस कंपाउंड को करना है मोनोक्लोरिनेशन Cl2, तो जनरली हमें मोनोक्लोरिनेशन पे ही काम करना है। सो दिस कंपाउंड कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइड्रोजन। सो these 6 hydrogen are in same environment and these 2 hydrogen are in different environment. So only 2 types of hydrogen present in molecules, so we will get 2 product after monochlorination, CH3 CH2 Cl and plus CH3 Cl, ठीक है।
1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। एंड इनमें जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, तो आपको पता है ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है। तो इसमें जो मैं इस मॉलिक्यूल को ए नेम दे दूं, इसका बी नेम है, तो दे आर आइसोमर्स, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ए मॉलिक्यूल का बी मॉलिक्यूल से ज़्यादा होगा। दे कैन ऑल्सो बी इजिली सेपरेटेड। अब इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या है? तो वैसे तो इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट ये है, और मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए जनरली हम स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट देखते हैं, बट इस रिएक्शन में ऐसा नहीं है। रिएक्शन इज टू फास्ट। पहली बात तो ये है कि जो रिएक्शन है बहुत फास्ट है। रिएक्शन इज टू फास्ट, बहुत फास्ट रिएक्शन है। एंड जो फास्ट रिएक्शन होती हैं वो ध्यान देना, वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होती हैं। जो स्पीड रिएक्शन होती हैं उसमें काइनेटिक्स के कंसेप्ट लगते हैं। तो बेसिकली अगर काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन है तो हमें इन दो चीज़ों पे काम करना होगा। याद करो, किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए दो बैरियर इंपॉर्टेंट हैं, एक एनर्जी बैरियर और एक ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर, इसको हम जो है ओरिएंटेशन बैरियर को प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स के नाम से बोल सकते हैं। ओके, ये दो जो फैक्टर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस रिएक्शन को समझने के लिए। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट है, और इसमें क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी सीखे हैं। तो पहले एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ ये बात क्या है। ठीक है, सो अगर मैं ये कंपाउंड लूँ CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3 और इस कंपाउंड को करूँ मोनोक्लोरिनेशन, सो अगेन यू विल गेट हाउ मेनी प्रोडक्ट। सो दिस कंपाउंड अगेन गेट टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जो है एक टाइप के हैं, और ये हाइड्रोजन CH3 और CH3, यहाँ पर जो 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन आर प्राइमरी एंड 4 हाइड्रोजन आर सेकेंडरी। ओके, 4 हाइड्रोजन आर सेकेंडरी। ठीक है, और ये सेम एनवायरनमेंट में, वो कैसे पता चलता है? तो आप क्या करो, एक बीच से लाइन हम डिवाइड कर दें इसको, तो बिल्कुल सेम डिवाइड हो रहा है मॉलिक्यूल, यानी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो ये हाइड्रोजन सेम एनवायरनमेंट में है, और ये हाइड्रोजन सेम एनवायरनमेंट में है। तो अगेन यू विल गेट टू प्रोडक्ट, CH3 CH2 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 Cl प्लस CH3 CH2 CH Cl एंड CH3। ओके, एंड इसमें जो है ये प्रोडक्ट मेजर हो सकता है, मेजर है। अभी बताता हूँ कि जो है एग्जैक्ट तरीका क्या है इसका मेजर प्रोडक्ट निकालने का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। पहले मैं मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए बताता हूँ। देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है रेट ऑफ क्लोरीनेशन। जो रेट ऑफ क्लोरीनेशन है, क्लोरीनेशन ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, आर 1:3.8:5। ये एक्सपेरिमेंट से आता है। क्या मतलब इसका, कि जो 1 डिग्री हाइड्रोजन है, सॉरी जो 2 डिग्री हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 3.8 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से हटता है, और जो 3 डिग्री हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री के रिस्पेक्ट में 5 टाइम्स ज़्यादा रेट से, ज़्यादा स्पीड से रिमूव होता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पर, CH3 CH CH3
एंड CH3। और इस रिएक्शन का मैं करा रहा हूँ मोनोक्लोरिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। तो you will get two product CH3, all these 9 hydrogen 9 hydrogen are in same environment, CH3 CH CH3 and Cl first product, sorry CH2 Cl first product एंड सेकेंड वन क्या होगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बना दीजिए आप प्लस CH3C Cl CH3 एंड CH3 प्लस HCl बनेगा, उसको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। अब इसमें डिसाइड करना है मेजर प्रोडक्ट क्या है। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन पे जुड़ा है तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनते हैं, इसके मैकेनिज्म इसके बाद सीखेंगे हम लोग। तो बट यहाँ पे स्टेबिलिटी से मेजर प्रोडक्ट नहीं आता है। तो आप क्या करो, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो मैं इसको x बोल देता हूँ और इसको y बोल देता हूँ, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ x कैसे आया है, x कैसे आया है, बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, मैंने इस हाइड्रोजन रिप्लेस किया है। तो अमाउंट ऑफ जो x होगा, जो कि मैं वो मैंने कर रहा हूँ ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। तो टोटल कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन थे, 9, 1 डिग्री 9 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर Cl2 को 9 हाइड्रोजन में किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। तो यानी कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा है कि रिएक्शन ज़्यादा हो। क्यों, क्योंकि 9 हाइड्रोजन में किसी एक को रिप्लेस करना है। सो 9 हाइड्रोजन के रिएक्ट करने का रेट क्या है, 9 × 1, उसका रेट रिएक्ट करने का रेट 1 है, डिवाइड बाई टोटल रेट। टोटल रेट कितना है, 9 × 1 प्लस 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 0। दिस कार्बन इज 3 डिग्री कार्बन और इससे जुड़े कार्बन को 1 डिग्री, इससे कार्बन 1 डिग्री जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कोई कार्बन नहीं है। तो 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 3 उसका रेट 3.8 है इंटू 0, क्योंकि 2 डिग्री हाइड्रोजन है ही नहीं इसमें। और इसके बाद 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन 1 है, उसका रेट रिएक्ट करने का जो है वो 5 है, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ 1 × 5, ये रेट है, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे लिख दिया है। इसको आप निकाल लीजिए इंटू 100, ठीक है। सो ये आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 9, ये तो 0 हो गया, 9 प्लस 14, 9 डिवाइड 14 मैं अभी इतना लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटू 100। एंड नेक्स्ट जो है मैं परसेंटेज ऑफ y निकालूंगा। सो परसेंटेज y निकालने के लिए यहां पे निकालता हूं मैं परसेंटेज y, ठीक है। सो y क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने थे 1, सो 1 हाइड्रोजन है, उसके रेट क्या रेट करने का 5 डिवाइड बाई टोटल रेट। टोटल रेट क्या है 9 × 1 प्लस 2 डिग्री हाइड्रोजन 0 इंटू 3.8 प्लस 1 × 5 यस इंटू 100। सो इसकी वैल्यू जो आएगी अप्रोक्सीमेटली 5 डिवाइड बाई 14 इंटू 100। सो कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है x, यानी कि इसमें ये प्रोडक्ट क्या आपका मेजर है। तो मैंने कहा कि रिएक्शन काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन है। बहुत फास्ट रिएक्शन में स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट विल नॉट डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी विथ रिएक्शन विथ 9 हाइड्रोजन इज मोर विथ 1 हाइड्रोजन। इस क्लोरीन बहुत फास्ट रिएक्ट कर रहा है, तो फास्ट रिएक्ट करने के लिए वो ये नहीं सोच रहा है कि मुझे मोर स्टेबल पोजीशन देखनी, वो देख रहा है कि कहाँ लार्ज नंबर में एटम्स हैं उसको रिप्लेस करके बना दो। बट ऐसा नहीं कि मतलब आप ज़्यादा हाइड्रोजन देख के मेजर प्रोडक्ट बता दो, आपको इसी तरह निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। सो एग्जाम्पल 3 लेते हैं एक बार इसका फिर से, CH3CH CH3 CH2 CH3। इसका अगर क्लोरीनेशन करना हो तो कितने प्रो बनेंगे यूवी लाइट में,
सो यू विल रिप्लेस दिस हाइड्रोजन एंड दो हाइड्रोजन ये सेम है, तो इससे किसी एक को रिप्लेस कर दीजिए और इसको रिप्लेस कर दीजिए। टोटल कितने फ्लोर बनेंगे? 4 प्रोडक्ट्स। ये पहले एक क्वेश्चन हमने किया है, टोटल 4 प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। और फिर इसमें आपको काया सेंटर भी ढूंढने पड़ेंगे, तो एक बार मैं लिख देता हूँ CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl प्लस CH3 CH CH3 और यहाँ पर Cl CH3 प्लस CH3 C Cl CH3 CH2 CH3 प्लस CH2 Cl and CH CH3 and CH2 CH3, करेक्ट। सो these are the 4 प्रोडक्ट्स। और इसमें आपको टोटल प्रोडक्ट बनेंगे अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री ना देखें तो। और यहाँ पे से कि एक काया सेंटर है, चारों ग्रुप अलग है ना, एक CH3 है, एक H है, एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, एक क्लोरीन है, और यहाँ पर ये भी एक काया सेंटर है। तो दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ए, विदाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री 4 प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, ठीक है, और विद स्टीरियोकेमिस्ट्री तो जो काया सेंटर जहाँ पे आया है वहाँ पर एक डेक्स्ट्रो एक लीवो हो सकता है, तो इसको 2 काउंट करेंगे। यहाँ पे डेक्स्ट्रो लीवो तो इसको 2 काउंट करेंगे, 2 + 2 + 1 + 1, यानी कि विद स्टीरियोकेमिस्ट्री 6 प्रोडक्ट पॉसिबल है इफ वी कंसीडर स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। एंड स्टीरियोआइसोमर्स ये डेक्स्ट्रो एंड लीवो एनेंसोमर्स होते हैं, तो एनेंसोमर्स cannot be separated by fractional distillation because they have same boiling point, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो 6 प्रोडक्ट बने हैं उनमें उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दिया गया तो कितने प्रोडक्ट बने, तो यू विल से 4। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डेक्स्ट्रो लीवो तो अलग नहीं हो सकते हैं, तो दे विल बी काउंटेड एज 1 प्रोडक्ट। अब जैसे मैं पूछूं कि इस कंपाउंड में कितने, इस रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट बनेंगे, प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, लेकिन मैंने ले लिया डार्क। अब कितने प्रोडक्ट बनेंगे? तो अगर आप कह दो कि ये प्रोडक्ट बनेगा, ओनली 1 प्रोडक्ट पॉसिबल, क्योंकि सारे जो है सेम पोजीशन है, कहीं से बना दो तो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनेगा। बट आंसर है कि 0 प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि रिएक्शन डार्क कंडीशन में होती ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप मान लो CH4 + Cl2 इन डार्क लेते हो तो नो रिएक्शन, 0 प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। तो अभी कभी पहचान करना हो कि मैं बोलूँ कि एक कंपाउंड्स है जो Cl2 से डार्क कंडीशन में रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो पक्का वो कंपाउंड सैचुरेटेड एल्केन होगा, उसमें डबल बॉन्ड नहीं होंगे। क्योंकि आपको याद है कि जो बेंजीन होता है, बेंजीन की जब Cl2 से कराते हो तो रिएक्शन जो होती है वो डार्क में ही होती है और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Fe, ठीक है। तो अगर रिएक्शन कर रहा है कंपाउंड क्लोरीन से डार्क में, तो पक्का उस कंपाउंड में वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और उसमें कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है? हाइड्रोजन अटैच टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ये हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। और लाइट की प्रेजेंस में कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है? जो कि सिंगल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हो। ये कार्बन देखो सिंगल बॉन्डेड है ना, और यहाँ पे ये कार्बन जो है अनसैचुरेट है, ये सैचुरेट कार्बन है, ठीक है। ये इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें ये Cl रिप्लेस होता है और यू विल गेट क्लोरोबेंजीन। क्लियर है? सो अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ओके, सो इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्री रेडिकल
substitution reaction. Okay, this is free radical substitution reaction. करेक्ट. कैसे रिएक्शन होती है? तो रिएक्शन में एक सिंपल रिएक्शन कंसीडर कर लेता हूं मैं. CH4 प्लस Cl2 UV लाइट CH3Cl प्लस HCl. सो आपको पता है कि यूवी लाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनते हैं. सो आप क्या कीजिए, पहला स्टेप जो होता है किसी भी मैकेनिज्म का वो होता है इनिशिएशन. राइट. तो इनिशिएशन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ रीजेंट होता है. इट मे बी फ्री रेडिकल्स, इट मे बी कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन या अटैकिंग रीजेंट जो भी बनते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल. इस तरीके से इनिशिएशन होता है जो कि रिएक्शन को बाद में प्रोपेगेट करते हैं. तो इनिशिएशन में भी फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल या फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल कह सकते हो, बेटर है. तो जो Cl2 है इसमें जब यूवी लाइट डालते हैं तो इसका होमोलिटिक फिजन होता है. और होमोलिटिक फिजन क्या होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमंग ऑल एटम्स. तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एंड यू विल गेट फ्री रेडिकल. दे आर पैरामैग्नेटिक एंड दे हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं. ये रिएक्शन को कराने के बाद कुछ टाइम के बाद फिनिश हो जाते हैं. नाउ दिस Cl रेडिकल जो है वो रिएक्ट करता है CH4 मॉलिक्यूल से. तो ध्यान देना, ये इनिशिएशन हो गया. इसके बाद होगा प्रोपेगेशन. प्रोपेगेशन में ही प्रोड बनता है. तो CH3H प्लस Cl रेडिकल. ठीक है, CH3H प्लस Cl रेडिकल. तो क्या बनेगा? CH3 रेडिकल प्लस HCl. कैसे हुआ देखो, एक बार रेडिकल बन गया तो पूरी रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म होगी. तो आपको पता है कि ये हाइड्रोजन रिप्लेस, ये हाइड्रोजन जो है वो हटेगा यहाँ से. तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर हमने तोड़ दिया और इधर तोड़ दिया. होमोलिटिक फिजन फिर से हुआ. तो यहाँ पे बन गया CH3 रेडिकल और यहाँ पे बन गया H रेडिकल. H रेडिकल और HCl मिलके बना लिया HCl. ठीक है, HCl. करेक्ट. ये प्रोपेगेशन स्टेप का पार्ट ए है. और दूसरा पार्ट बताने से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे है कि जो CH बॉन्ड आप तोड़ते हो, एक डेटा मैं दे रहा हूँ आपको, जो CH बॉन्ड तोड़ते हो इसकी जो एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी है, वो 104, दैट इज 104 किलो जूल. ठीक है, और सॉरी किलो कैलोरी है KCl. एंड जो यहाँ पर जो HCl बॉन्ड बना है, जो इसकी एनर्जी है वो 103 किलो कैलोरी है. ठीक है, यानी कि जो बॉन्ड आप ब्रेक कर रहे हैं CH बॉन्ड, उसको तोड़ने के लिए 104 एनर्जी कंज्यूम हो रही है. और जो यहाँ पर HCl बॉन्ड बना है, बनने के बाद 103 एनर्जी रिलीज हो रही है. या अगर मैं रिवर्स रिएक्शन आऊँ तो रिवर्स रिएक्शन में इसको तोड़ने में 103 एनर्जी देनी पड़ेगी और ये जब बनेगा तो 104 एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी. ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? जो डिफरेंस आ रहा है वो इंथैल्पी जो होता है डिफरेंस, दैट इज 1 किलो कैलोरी का आ रहा है. जो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी पॉजिटिव. यानी कि आप ये कह सकते हो, ठीक है, आप ये कह सकते हो कि इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा 1 किलो कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी, कह सकते हो. बट दिस इज नॉट ट्रू. एनर्जी इससे ज़्यादा देनी पड़ सकती है. एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बताता हूँ कि इस रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो 4 किलो कैलोरी चाहिए. अब आप ये कह सकते हो सर कि एक ही किलो कैलोरी का तो डिफरेंस है, तो आप ज़्यादा क्यों दे रहे हो? क्योंकि जो भी एनर्जी रिएक्शन में रिलीज होती है, जैसे मान लो कि इस बॉन्ड को टूटने के बाद जो 103 एनर्जी रिलीज हुई है, वो सारी एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग में नहीं यूज होती है. उसके लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होते हैं और आपको पता है सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं. इसलिए
लिटिल एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, और ये एक्टिव एनर्जी क्या होती है? एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रीच द लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी सो दैट कि प्रोडक्ट बन जाए। तो इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ती है, और द डिफरेंस जो है वो 1 किलो कैलोरी का है। तो रिएक्ट अच्छा एंडोथर्मिक है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है? एंडोथर्मिक क्यों? क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग की एनर्जी इज मोर देन एनर्जी रिलीज्ड। तो अगर इसको मैं काइनेटिक्स से थोड़ा समझाऊं, इसका ग्राफ बनाऊं, तो कैसे बनाऊंगा ग्राफ इसका? ठीक है, सो आपको पहले एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, तो वी आर समवेयर हियर CH4, यानी कि अच्छा एक मैं पूछूं आपसे कि ज़्यादा स्टेबल कौन है? CH बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है या HCl बॉन्ड? तो इसको तोड़ने में 104 जूल लेने चाहिए, इसको तोड़ने में 104, दिस बॉन्ड इज मोर स्टेबल, इसलिए स्टेबल को हम नीचे दिखाएंगे। तो वी आर समवेयर हियर CH3H एंड Cl रेडिकल, ये इसका एनर्जी है, यू नो पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन नीचे होता है। सो फिर इसको कितनी एनर्जी चाहिए आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए? 4। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है इसकी? 4 किलो कैलोरी, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। EA इक्वल टू 4 किलो कैलोरी, EA इक्वल टू 4, ठीक है। और फिर आपका ये प्रोडक्ट जो है, अब देखो इसकी जो एनर्जी जो है एंडोथर्मिक का रिएक्शन है, तो ये ऊपर दिखाएंगे हम यहाँ पर, और ये आपका क्या बन गया? प्रोडक्ट। क्या बना प्रोडक्ट? CH3 रेडिकल प्लस HCl, ठीक है। एंड जो ये डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है बिटवीन, ये क्या होता है आपका? डेल्टा H, जो कि कितना है? 1 किलो कैलोरी का। ये इसका ग्राफ है। ओके, सो प्रोपेगेशन स्टेप के अब हम आगे आते हैं। तो प्रोपेगेशन स्टेप बी में आते हैं। तो जैसे ये CH3 रेडिकल बनता है, ये CH3 रेडिकल अनदर Cl2 मॉलिक्यूल से, क्योंकि ये काफ़ी है तो Cl2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, और देखो ये फिर से टूटा इस तरीके से, रेडिकल रेडिकल, एक Cl रेडिकल यहाँ पे जुड़ गया और बन गया CH3Cl प्लस Cl रेडिकल, करेक्ट। और इस प्रोसेस में यहाँ पर एनर्जी काफ़ी रिलीज होती है, तो ये प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है, ये वाला प्रोसेस, ठीक है। दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। यहाँ पर डेल्टा H आपका क्या होता है? नेगेटिव, बिकॉज CCl बॉन्ड इज वेरी स्टेबल बॉन्ड, करेक्ट। एंड ये आपका प्रोडक्ट बन गया। जिस स्टेप में प्रोडक्ट बनता है उसे बोलते हैं प्रोपेगेशन स्टेप। इसमें कुछ टर्मिनेशन स्टेप भी होते हैं। टर्मिनेशन क्या होता है? टर्मिनेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल, यानी कि फ्री रेडिकल का डिस्ट्रॉय होना। क्या होता है ये? कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल या फ्री रेडिकल का डिस्ट्रॉय होना। तो हम लाइट देना बंद करेंगे तो सारे रेडिकल जो है इसे कंबाइन कर जाएंगे, जो CH3 रेडिकल है वो दूसरे CH3 रेडिकल से जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा? CH3। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेशन स्टेप, करेक्ट। रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, रिएक्शन इज वेरी फास्ट, इसलिए एक पॉइंट यहां पर है, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, presence of a small amount of oxygen slow down the reaction. ठीक है, अगर ऑक्सीजन की थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी डाल दो तो रिएक्शन स्लो हो जाती है, यानी कि क्योंकि बहुत फास्ट रिएक्शन की स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है, फिर उसमें प्रोडक्ट के अमाउंट को डिसाइड करना भी मुश्किल होता है, तो इसलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इसमें ऐड कर देते हैं। तो इससे क्या होगा? तो आप प्रोपेगेशन स्टेप से देख सकते हो कि प्रोपेगेशन स्टेप में आपने अभी देखा कि CH3 जो है CH4 प्लस Cl रेडिकल से बनता है CH3 रेडिकल प्लस HCl, और अगर O2 डाल देते हैं तो ये CH3 रेडिकल जो होता है ये O2 से रिएक्ट कर देता है। ये O2 आपका है तो ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक होगा तो O रेडिकल यहाँ रेडिकल बनेगा, इस O रेडिकल से CH3 कंबाइन कर गया तो CH3O एंड O रेडिकल, ठीक है। मिथाइल परऑक्साइड रेडिकल है एंड दिस इज मच लेस रिएक्टिव देन CH3 रेडिकल, है ना।
तो जो ये CH3 जो O रेडिकल है इज मच लेस रिएक्टिव देन CH3 रेडिकल, और रिएक्शन थोड़ी सी कंट्रोल हो जाती है। करेक्ट। ये हाफ एरो होते हैं बच्चों होमोलैटिक फ्यूजन के। तो यहाँ पर जो O2 है ये एक तरीके से जो रिएक्शन को कंट्रोल करता है, रिएक्शन को स्पीड को कम करता है, विच रिटार्ड द स्पीड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इनहिबिटर। क्या बोलते हैं उसको? इनहिबिटर, जो रिएक्शन के रेट को स्लो कर देता है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं ब्रोमिनेशन के बारे में। ठीक है, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, अब देखो बच्चों जो ब्रोमिनेशन होता है, अभी आपने जो रेट देखा है तो रेट में क्या देखा आपने कि Cl2 का रेट रिएक्ट करने का ब्रोमिनेशन से ज़्यादा है, यानी कि Br जो ब्रोमिनेशन है वो स्लो डाउन है। ठीक है, तो जब रिएक्शन स्लो होती है तो उस पर ज़्यादा अच्छे से स्टडी हो सकती है, तो फिर जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे डिपेंड करेगी। आपको पता है कि 3 डिग्री रेडिकल जो होता है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ठीक है, सो तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि इट टेक्स प्लेस, ब्रोमिनेशन इट टेक्स प्लेस लेस readily than chlorination। और यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री जो रेट होता है, रेट ऑफ ब्रोमिनेशन फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री and 3 डिग्री हाइड्रोजन are is 1:80 to 1600। Now you can see कि 3 डिग्री हाइड्रोजन के रेट का जो रेट है, स्पीड है रिप्लेसमेंट के, वो 1 डिग्री से 1600 टाइम्स ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल्ड रिएक्शन है, तो फिर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डिसाइड करेगा, और 3 डिग्री फ्री रेडिकल जो होता है वो 1 डिग्री कार्बन से बहुत स्टेबल होता है, 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी में, राइट। यहाँ पर एक चीज और आप देखना कि जो रिएक्शन है जब ब्रोमिनेशन करते हैं तो इसमें याद करो जो मैकेनिज्म की स्टेप था, तो जिसकी यहाँ पर जब स्टेप करोगे ये वाला CH3 रेडिकल प्लस Br एंड Br, तो कैसे रिएक्शन होता है? सॉरी ये स्टेप नहीं, जो प्रोपेगेशन का पहला स्टेप था CH3H प्लस Br रेडिकल, ये प्रोपेगेशन का मैं स्टेप लिख रहा हूँ Br रेडिकल। तो कैसे होगा? यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा तो CH3 रेडिकल प्लस HBr। अब मुझे बताना जरा, इसके पहले जो मैंने लिखा था वो ये लिखा था CH3H प्लस Cl रेडिकल चेंज इनटू CH3 रेडिकल प्लस HCl। ठीक है, तो अब मुझे बताना जरा, इसके लिए मैंने 103 एनर्जी लिया था, करेक्ट, लेकिन HBr बॉन्ड तो HCl बॉन्ड से भी वीक होता है। इसके लिए एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट थी? 104 किलो कैलोरी, और इसके लिए कितनी रिक्वायरमेंट थी? 103। लेकिन इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि ब्रोमीन का साइज तो क्लोरीन से बड़ा है ना, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट जो एनर्जी होती है 88 किलो कैलोरी। ये डेटा मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 88 किलो कैलोरी। ठीक है, और यहाँ पर 104 है। तो अब मुझे बताना जरा, 104 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और ये जब बॉन्ड बनेगा
तो 88 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होगी। रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं। तो 88 किलो कैलोरी जो एनर्जी रिलीज हुई वो इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज होगी, लेकिन इसको लिए ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इस बार ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस से, या कम रिक्वायरमेंट है ज़्यादा। तो जब मैं बोलता हूँ कि ब्रोमिनेशन स्लो है, इसका मतलब है कि ब्रोमिनेशन कराने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू क्लोरिनेशन। समझ रहे हो इस बात को? दैट मीन्स ब्रोमिनेशन रिक्वायर्ड, या रेट ऑफ ब्रोमिनेशन रिक्वायर्ड लिटिल हाई एनर्जी देन क्लोरिनेशन। और तभी देख सकते हो कि जो एनर्जी गैप ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एक्टिवेशन एनर्जी, और वो एक्टिवेशन वैल्यू जो होती है इसके लिए वो ई एक्टिवेशन इक्वल टू 18 किलो कैलोरी। गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि यहाँ पर जो गैप होगा बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वो ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ यहाँ पर आपका रिएक्टेंट होगा ये, और कुछ यहाँ पर आपका ये प्रोडक्ट है, क्योंकि बहुत एनर्जी, बहुत गैप है। करेक्ट? और इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको लार्ज एक्टिवेशन चाहिए, जिसकी वैल्यू है EA इक्वल टू 18। ठीक है, यहाँ पर कौन है? CH3H Br रेडिकल, और यहाँ पर क्या है? CH3 रेडिकल प्लस HBr। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड रिएक्शन बेटर कि काइनेटिक्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इन ईच एंड एवरी रिएक्शन। ठीक है, नाउ अब अगर सेम रिएक्शन CH3 CH CH3 एंड CH3 प्लस Br2 इस रिएक्शन को कराएं UV लाइट में, तो आपको कुछ जरूरत नहीं है। दो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पर भी, CH3 CBr एंड CH3 प्लस CH3 CH CH3 CH2Br, और इस बार इसकी अमाउंट x है, दिस इज x एंड दिस इज y, एंड x इज वेरी वेरी लेस देन y, वेरी वेरी ग्रेटर देन y। जबकि क्लोरिनेशन में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, लेकिन ब्रोमिनेशन में इसकी ज़्यादा क्वांटिटी क्यों? क्योंकि रेट स्लो है रिएक्शन का, तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो रेडिकल बनेगा, अगर यहाँ रिएक्शन कराएंगे तो 3 रेडिकल बनेगा, यहाँ पे कराओगे तो 3 डिग्री रेडिकल बनेगा, और यहाँ पर रिएक्शन कराओगे तो 1 डिग्री बनेगा। तो ये 3 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, इसलिए यहाँ पर रिप्लेसमेंट होगा हाइड्रोजन का। गेटिंग? एंड द थर्ड जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है दैट इज आयोडीनेशन ऑफ एल्केन। अब मैं कह रहा हूं कि आयोडीनेशन तो बहुत ही स्लो होता है, तो स्लो मतलब कि इसको कराने के लिए और भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट HI बनेगा उसको तो बहुत ही कम एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए। देखो CH4 प्लस I2, ध्यान देना, तो क्या बनना चाहिए? CH3I प्लस HI। अब HI में तो I का साइज और भी वीक है, I का साइज और भी बड़ा है, तो आपको पता है कि साइज बढ़ता है तो बॉन्ड वीक होता है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में तो और कम एनर्जी चाहिए, और इसको तोड़ने में कितनी एनर्जी चाहिए थी? 104 किलो कैलोरी। ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेटली इससे भी काफ़ी कम होगा। ठीक है, सो HBr का 80 था, तो आई कैन कंसिडर इट इज 50 अराउंड। ठीक है, सो अब सोचो इसको तोड़ने के लिए जो 104 एनर्जी चाहिए, और जो बना प्रोडक्ट वो 50 चाहिए उसको एनर्जी, तो फिर जितनी एनर्जी इससे रिलीज हो रही है वो तो एनर्जी इसको यूटिलाइज ही नहीं होगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। आपको पता है कि किसी रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज यूज्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड्स, बट जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो तो इसके बॉन्ड को तोड़ने में यूजफुल ही नहीं होगी। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी। और एक बात और ध्यान रखना, HI जो होता है, HI इज स्ट्रॉन्ग, HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये इसको रिड्यूस करता है, यानी कि इस पे हाइड्रोजन जोड़ देता है, तो रिएक्शन बिकम रिवर्सिबल।
तो रिएक्शन अगर रिवर्सिबल होगी यानी कि जो प्रोडक्ट बना है वो वापस से रिएक्टर में जा रहा है, और उसका सीधा सा रीजन है कि HI इज ए वीक बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू CH4, CH बॉन्ड इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन HI बॉन्ड, तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। और या फिर ऐसे कैसे इट इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये इस पे H जोड़ेगा और वापस से I2 मिल जाएगा। इसलिए टू मेक रिएक्शन फॉरवर्ड, अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना है तो ली चैटलियर प्रिंसिपल आपने पढ़ा है कि रिएक्टेंट को और ज़्यादा लो, तो रिएक्टर में किसको ज़्यादा लिया जाए? CH4 लेने से भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि ज़्यादा नहीं चाहिए तोड़ने के लिए, तो क्या करेंगे, तो टू प्रोसीड रिएक्शन in forward direction ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट जो बना है इसके रिड्यूसिंग पावर को कम करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक H2SO4, HiO3 etc are added। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने HiO3 को ऐड कर दिया, तो ये HiO3 क्या करता है, जो HI बना है इसको इससे ना रिएक्ट करने नहीं देता है, और ये खुद रिएक्ट करता है HiO3 से खुद रिएक्ट कर लेता है, और क्या बनता है I2 प्लस H2O। ठीक है, I2 प्लस H2O। अगर H2SO4 लेते हो तो I2 प्लस SO2 प्लस H2O। अब जो यहाँ पे ये I2 बना है, ये बना तो इसने क्या कर दिया, I की अमाउंट को इंक्रीज भी कर दिया, और I की अमाउंट को इंक्रीज करता रहेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती जाएगी, और जो HI बना है वो HiO3 से रिएक्ट करता रहेगा और I2 बनता रहेगा, तो रिएक्शन किधर चली जाएगी, फॉरवर्ड। इसलिए आयोडीनेशन ऑफ एल्केन कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे रिएक्ट विद द रिड्यूसिंग एजेंट HI एंड जनरेट I2, सो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस एंड रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड की तरफ जाने लगती है। दिस इज हाउ आयोडीनेशन ऑफ एल्केन्स टेक्स प्लेस। करेक्ट। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जल्दी से। अगर मैं कहूं कि इस कंपाउंड का Cl2 के साथ मोनोक्लोरेशन करना है तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो विदाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट विल बी CH2Cl प्लस यहाँ पर एक Cl लगा दिया, और इसके बाद इस पोजीशन पे लगा सकते हो, ये पोजीशन, सो प्लस CH3Cl, सॉरी अभी ये पोजीशन रह गई है, एंड प्लस CH3Cl, and I think these two positions are same with respect to CH3. So without stereochemistry you will get 4 product, right? These two positions are same, these two, and ये पोजीशन सेम है, तो एक यहाँ से इस H को रिप्लेस करो, इसको रिप्लेस करो, सेम बात है, इसको रिप्लेस करो, सेम बात है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, टोटल 4 प्रोडक्ट पॉसिबल। स्टोइकोकेमिस्ट्री लगाएंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाएंगे। स्टोइकोकेमिस्ट्री में यहाँ पर काय सेंटर आ जाएगा, एक काय सेंटर, 2 काय सेंटर इसमें है, और 1 और 2 काय सेंटर यहाँ पर भी हैं, सो ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाएंगे। आई थिंक आप देख लेना, इसमें दोनों काय सेंटर अलग अलग हैं, तो इसके 4 काउंट होंगे टोटल, सिस ट्रांस और सिस का भी डेक्स्ट्रोलीवो और ट्रांस का भी डेक्स्ट्रोलीवो, तो 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 4 8 तो 10 होने चाहिए। आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा स्टोइकोकेमिस्ट्री के साथ। विदाउट स्टोइकोकेमिस्ट्री तो 4 प्रोडक्ट हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, राइट structure of alkane which contains 1 degree, 2 degree, 3 degree and 4 degree carbon
ठीक है। और इसमें 1 डिग्री 1 डिग्री हाइड्रोजन 6, 2 डिग्री हाइड्रोजन 4, 3 डिग्री हाइड्रोजन 2 एंड 1 डिग्री एंड 1 4 डिग्री कार्बन। ऐसा स्ट्रक्चर बताओ। ये भी किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, तो इसका आंसर ये होगा, दिस इज स्पाइरो कंपाउंड। आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया और एक CH3 यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। सो दिस कार्बन इज 4 डिग्री, दिस कार्बन इज 4 डिग्री, दिस कार्बन इज 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन से 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, सो 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। तो इसमें टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, तो हाइड्रोजन 6 हो गए। एंड दिस इज 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि 2 कार्बन जुड़ा है, तो यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 2 यहाँ पर है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, ठीक है। एंड इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, करेक्ट। एंड एट द लास्ट एक बात मैं और बताना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कंबशन ऑफ एल्केन्स में, ठीक है। कंबशन ऑफ एल्केन्स में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह आता है कि आपको पता है कि एल्केन्स होते हैं, फ्यूल्स होते हैं। एल्केन दे आर फ्यूल्स, ठीक है। ये फ्यूल होते हैं तो दे रिलीज एनर्जी। तो पूछते हैं किस एल्केन की कंबशन से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो कंबशन ऑफ एल्केन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of carbon in alkanes, number of carbon in हाइड्रोकार्बन, किसी भी हाइड्रोकार्बन इन एल्केन्स में लिख देता हूँ, चलो इन एल्केन्स, ठीक है। पहली बात तो ये है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई एल्केन ज़्यादा स्टेबल है तो फिर वो ज़्यादा एनर्जी क्यों प्रोड्यूस करेगा? उसको तो तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ जाएगी। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे कि कौन सा एल्केन ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? CH4 है एंड C4H10 है, C4H10 एंड C6H14 ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोड्यूस करेगा? तो ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन 2 में पूछ रहा हूं कि इसमें ज्यादा एनर्जी कौन प्रोड्यूस करेगा, तो ये आंसर होगा। लेकिन अगर ये पूछ ले कि पर CH2 मॉलिक्यूल, पर CH2, तो आपको पता है कि ये अनस्टेबल होता है। जो साइक्लोप्रोपेन है ड्यू टू स्ट्रेन, यहाँ पे बॉन्ड एंगल, इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा कंफर्मेशन में। ये बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, और जब कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं तो ये 109 डिग्री में स्टेबल होता है, और यहाँ पर जो एग्जैक्टली जो बॉन्ड होता है 109 डिग्री होता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो अगर पर CH2 पूछा जाए तो सबसे ज्यादा ये एनर्जी रिलीज करेगा पर CH2, लेकिन टोटल एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें रिलीज होगी? इसमें, क्योंकि अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। लेकिन अगर स्पेसिफिक बोले कि मैं पर CH2 कौन ज्यादा एनर्जी देगा, इसका एक CH2 ज्यादा एनर्जी देगा या इसका एक CH2 या इसका एक CH2, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, तो एक CH2 इसकी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। सो इस फॉर्मूले से आप एक कंबशन क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट एल्कीन्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बताऊंगा आपको। ऑल द बेस्ट।